मुझे तो जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होता था मेरे को चैन नहीं पड़ता था कि ये मुझे आना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। मैंने ना स्मार्ट स्टडी को थोड़ा ऐसे पूरा नहीं पढ़ा, जैसे मैंने फिजिक्स का देखा था। फिर भी आप ऐसे पूरा छोड़ के मत जाइए कोई भी, क्या पूरा केमिस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं, फिर जनरल एप्टीट्यूड छोड़ के जा रहे हैं। तो वो बहुत कम ये नेगेटिव किए, लेकिन मतलब आपने सिर्फ दो ही नेगेटिव किए, एक सेक्शन बी में एक सेक्शन ए में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है आकांक्षा। इस बार इन्होंने गैटबी का जो एग्जाम होता है इसमें ऑल इंडिया रैंक इनकी आई है 7। और इनके जो मार्क्स थे वो थे 207.50। उसी के साथ साथ इन्होंने सीयूईटी लाइफ साइंस का एग्जाम भी क्लियर किया है विद द मार्क्स ऑफ 203। सो आकांक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम। आकांक्षा, कभी सोचा था इतनी अच्छी रैंक आएगी? और जब रैंक आ गई उसका रिएक्शन क्या था? ऐसे तो नहीं सोचा था कि कितनी रैंक आएगी, बस ये दिमाग में था कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो जब मैं एग्जाम देके भी आई थी तब भी एक आइडिया था कि मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। और एग्जाम लगभग लास्ट ईयर जैसा ही था, तो इट वाज लाइक कि हाँ थोड़ा प्रिडिक्टेबल तो था कि अंडर 10 की समथिंग कुछ होगा, बट स्टिल जब रैंक देखा तो मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी देखकर। सो आकांक्षा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? कहाँ से आपने अपनी बीएससी की है? मैम मथुरा से की है, मैं मतलब मथुरा में ही रहती हूँ, मतलब मथुरा के पास। तो ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है, हम्म। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ओके, ठीक है। सो आकांक्षा, कब सोचा कि ऐसे एग्जाम्स को टारगेट करना है? एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जैसी कोई चीज है, इसे टारगेट करते हैं? मैम जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी तभी मुझे पहले आईआईटी जैम के बारे में पता चला। हम्म। और इट वाज सितंबर जब भी मुझे पता चला, और क्योंकि मेरे बेसिक्स भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे, तो मैंने उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे सेल बायो, मोल बायो वो पहले से पढ़ा हुआ था, तो उनका इतना टेंशन नहीं था। लेकिन जैसे टेक्निक्स थी और भी बहुत सारी चीजें थी, तो वो थोड़े क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो उसके बाद फिर आईआईटी जैम वगैरह दिया, उसके बाद फिर रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, किसी भी एग्जाम में नहीं थी मतलब अच्छी रैंक। तो फिर लेकिन फिर भी कॉलेजेस मिल रहे थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा हाई थी। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं इस बार छोड़ देते हैं और ड्रॉप लेके। लेकिन जब भी मतलब सितंबर स्टार्ट हो चुका था, जब स्टार्ट किया था, हम्म। तो मतलब वहीं से वहीं आ गए वापस, क्योंकि जब मैं कॉलेजेस देख रही थी कि शायद कोई अच्छा मिल जाए, कुछ हो जाए। फिर थोड़ा मुझे आपके बैचेस के और उनके बारे में पता चला। तो मुझे ये था कि मेरे बेसिक्स जो थे वो थोड़े हिले हुए थे, मतलब मुझे नॉलेज था, क्वेश्चंस हो पा रहे थे, लेकिन स्टिल वो क्वेश्चन सही नहीं होते थे। तो फिर वहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, और उधर से ही पता चला सब कुछ कि कैसे करना होता है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है श्रीनिधि, आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट भी रहते थे। आई मस्ट टेल ऑल द स्टूडेंट्स की बहुत सिंसियर स्टूडेंट है श्रीनिधि आकांक्षा। बहुत ज्यादा सिंसियर है। हर बैच में ये, हर क्लास में ये रहती थी। हर क्लास के एंड में इनके डाउट पक्का होते थे। मतलब मुझे पता ही था आकांक्षा है तो आकांक्षा डाउट पूछेगी, और हर क्लास में 3 से 4 डाउट पक्का, बनी हुई बात है कि आकांक्षा के होते ही होते थे, और बहुत अच्छे डाउट्स भी होते थे। तो आई मस्ट टेल कि बहुत सिंसियर थी। जितना भी टाइम आपने दिया वो बहुत सिंसियरली दिया, तो ये मैं आपकी सच में तारीफ करना चाहूंगी आकांक्षा। अब आकांक्षा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको बंसल बायोलॉजी के बारे में कैसे पता चला? मैम बंसल बायोलॉजी के बारे में यूट्यूब से ही पता चला, जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे या फिर मतलब आईआईटी जेम के लिए भी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो जैसे मुझे कोई टॉपिक नहीं आ रहा होता था तो वहां से मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, तो मुझे वहां से पता चला। तो मैम योर वे ऑफ टीचिंग वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब कुछ बहुत शॉर्ट, अगर शॉर्ट वीडियो भी है तो भी उसमें सब कुछ बहुत क्लियर हो जाता था एकदम। तो वहां से मुझे पता चला, लेकिन उस वक्त मेरे को ये क्लियर नहीं था कि मतलब बैचेस हैं के क्लास है। फिर मुझे इस साल पता चला, तो फिर मैंने वहां से आपका फिर बैच ज्वाइन किया, डेमो लेक्चर्स देखे सब कुछ। तो और मैम आई मस्ट से कि जैसे और भी टीचर्स हैं, हमारे फिजिक्स के टीचर्स हैं, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ के बाद एकदम फिजिक्स छोड़ दी थी। ट्वेल्थ के बाद मैंने फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो मुझे फिजिक्स का भी डर था, क्योंकि अच्छी रैंक के लिए वो भी चाहिए, फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड भी चाहिए। तो जनरल एप्टीट्यूड वाले सर भी, वो भी मतलब सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आके एकदम मिल गया है, बस खाली आपको पढ़ना है। और सारे टीचर जैसे आप किसी से भी डाउट पूछो, अगर उस वक्त नहीं पॉसिबल है तो नेक्स्ट डे दे विल डेफिनेटली टेल यू, और उसको आप वो क्लियर करते थे। तो वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा मुझे।
सो मतलब डाउट्स क्लियर हो जाते थे, इसलिए एक बहुत बड़ी चीज होती है डाउट्स क्लियर होना, कि आप आपके मन में जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। सो ये बहुत यस अच्छी मैम। बात है। अब मैं मतलब मुझे तो जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होता था मेरे को चैन नहीं पड़ता था कि ये मुझे आना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। हम्म। तो जो यहाँ पे मुझे ये मिला ये सबसे बेस्ट था। किसी भी टीचर से आप डाउट पूछोगे वो उस वक्त अगर नहीं पॉसिबल है तो नेक्स्ट डे आपको वहाँ क्लैरिटी मिल जाएगी। सो श्रीनिधि, 4 सब्जेक्ट होते हैं राइट अपने, अगर अपन देखें जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आपने चारों सब्जेक्ट्स पढ़े थे? मैम हाँ, चारों ही पढ़े थे बट मैंने ना स्मार्ट स्टडी को थोड़ा ऐसे पूरा नहीं पढ़ा। जैसे मैंने फिजिक्स का देखा था तो उसमें लेकिन ये भी है कि पूरा इस तरीके से सारे टॉपिक्स ऐसे भी नहीं कि आप प्रेडिक्ट कर सको कि किससे आएगा। बहुत रैंडम है, इजी आएगा लेकिन क्वेश्चंस रैंडम है, कहीं से भी आएगा। लेकिन एक चीज मैंने ये देखी कि जैसे ट्वेल्थ का जो लास्ट वाला पोर्शन था ईएमआई वगैरह इन सबसे थोड़ा कम आ रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले पूरा, और फिजिक्स भी ऐसे सब्जेक्ट है कि आपको जैसे वेक्टर से क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन वो बेसिक्स है, आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल नहीं है लेकिन वो करना पड़ेगा पूरा। तो हम्म। उस तरीके से मैंने अपना पूरा प्लान बनाया था कि अच्छा। ये चीजें करनी है, ये चीजें छोड़ देनी है उनको नहीं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास टाइम तो लिमिटेड ही है। और फिर बायो को भी टाइम देना है तो आप पूरा ऐसे नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा मैंने इलेवेंथ का ज्यादा किया था, फिर स्टार्टिंग के चैप्टर्स ट्वेल्थ के। और क्योंकि सर ने भी मतलब बहुत प्रिसाइज ही कराया था जितना हमारे लिए नीडेड था, कि बहुत ज्यादा ऐसे नीट वाले लेक्चर्स वो मतलब मैं तो प्रेफर ये करूंगी कि वो नहीं देखना है बहुत। आप प्रिसाइज कीजिए क्योंकि फिर आप उसी को फिजिक्स ही करते रह जाओगे आप। तो मैंने किया था लेकिन थोड़ा एनालाइज करके किया था। लेकिन करना फिर भी पूरा पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं है उसमें ऐसे कि इस टॉपिक से कर लो। और फिर फिजिक्स कनेक्टेड भी है तो किया था। जनरल एप्टीट्यूड भी जो सर ने कराया था वो किया था, और जो एक दो टॉपिक्स जैसे कुछ जो मुझे लगे थे तो वो यूट्यूब पे भी बहुत सारा सब कुछ अवेलेबल है, आप टॉपिक डालो आप कर लो। तो इस तरीके से किया था। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी ट्वेल्थ तक जो कुछ स्पेसिफिक उसके तो चैप्टर्स हैं। और स्टिल वो भी अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से भी मैम एक क्वेश्चन आता है तो वो कहीं से भी आ रहा है पूरी उसमें से। फिर भी आप ऐसे पूरा छोड़ के मत जाइए कोई भी, क्या पूरा केमिस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं कि जनरल एप्टीट्यूड छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा सारा करके जाइए, थोड़ा अपने हिसाब से आप उसको एनालाइज कीजिए और फिर that's all। एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपने कुछ स्किप किया था, क्योंकि बायोलॉजी में कर सकते हैं गैट बी में स्किप, तो आपने कुछ किया था या सब कुछ करके गए थे? नहीं मैम डेफिनेटली इसके क्योंकि जैसे एक तो कॉलेज टाइम के ही मेरे इतने फंडामेंटल्स नहीं थे। तो जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया तो मुझे उसमें, लेकिन मैंने फिर भी वो भी किया था, मतलब आई नो बेसिक्स। तो मैम उससे मेरा भी एक क्वेश्चन बना था जैसे उसमें एक क्वेश्चन था कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के टूल क्या होते हैं, तो उसका वो सर ने कुछ एग्जांपल्स हमें लिखा दिए थे कि ये होता है। तो उससे मेरा मतलब मैम एक मैच द फॉलोइंग हो गया। तो वो मुझे वहां पे बेनिफिट किया। तो अब ऐसे पूरा ही छोड़ के जाओगे, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं अब जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स बच्चे देख के ही सोचेंगे क्या रे लेट्स स्किप इट। तो और कई बार ऐसा होता है कि मैम एक क्वेश्चन इसी में था जो आई थिंक सेल बायो का लेंगे या उसको बायोकेमिस्ट्री का लेंगे, किसी का मिक्स क्वेश्चन जिसमें वो थे एंजाइम्स थे। तो मैम हाँ। उसमें ना कुछ मिस्टेक थी क्वेश्चन में ही। तो अभी बहुत से बच्चे उसको करके आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमने ये पढ़ा है तो हमें ये करना चाहिए। तो आप उसको छोड़ के आप उसको कर सकते हो, जबकि कुछ क्वेश्चन जो हमने पढ़ा होता है उसमें टफ होते हैं। लेकिन पूरा मतलब मैं ये कहूंगी स्किप मत करो। जैसे मैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वो भी नहीं था ना, तो मेरा सब्जेक्ट था और ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही था। लेकिन फिर भी जैसे स्केल अप क्या होता है मतलब थोड़ा सा बेसिक्स देखा था बहुत, क्योंकि खुद में भी कॉन्फिडेंस चाहिए। अब एग्जाम टाइम पे ऐसे लगेगा कि अरे यूनिट छोड़ दी, तो वो नहीं चाहिए था। पर हाँ मैंने यूनिट स्किप की थी मैम। और मैम वो गेट बी वाले ऐसा बोलते हैं कि हम आपको चॉइस दे रहे हैं 100 आउट ऑफ 60, बट वो डुएबल ही 60 होते हैं। पता नहीं कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी होता है वो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता और बच्चे कैसे देखते हैं उसको। तो मैम स्किप तो की थी यूनिट्स। अच्छा। और आपने जब एग्जाम अटेम्प्ट किया था तो आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, सारे एज इन 60-60 दोनों में 60-60 अटेम्प्ट करके आए थे आप? नो मैम, पहले मैम मैंने सेक्शन बी से ही स्टार्ट किया था क्योंकि वो ऑब्वियसली उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे सेक्शन बी से स्टार्ट किया तो उसमें मैंने देखा था कि उसमें मेरे अबव 52 क्वेश्चन समथिंग बन रहे थे इन फर्स्ट बुक। तो हम्म। वो मैंने क्वेश्चन कर लिया एंड इट वाज मतलब हाफ एन 1.5 घंटा हो गया उसी में मुझे। तो आई स्विच टू सेक्शन ए क्योंकि वो भी देखना था। तो वहां पे मैंने
आई अटेम्प्टेड 33 क्वेश्चंस। फिर लास्ट के कुछ मतलब 20 मिनट्स बचे थे, उसमें आई गो बैक टू सेक्शन बी, और वहां पे मैंने कई बार स्क्रीनिंग की। मतलब जैसे पहले टाइम में जब मैंने सेक्शन बी किया था ना मैम, तो मैंने ना उसमें जो बिल्कुल फर्स्ट स्क्रीनिंग में जो बने थे वो खाली 30 क्वेश्चंस बन गए थे। तो और वो लगभग 50 मिनट्स उसी में जा चुके थे, क्योंकि मैंने सारे बहुत पढ़ पढ़ के किए थे। क्योंकि कई बार मेरे टेस्ट में मतलब मैं बहुत नेगेटिव हो जाते थे, तो मुझे वहां पे ये इंश्योर करना था कि मुझे नेगेटिव्स नहीं चाहिए, भले मार्क्स कम हो जाए, ऐसे अटेम्प्ट्स के पीछे नहीं भागूंगी मैं। तो वहां पे मैंने फर्स्ट गो में मैम पहले वो गया सेक्शन बी का 30 क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद सेकंड गो में 52 समथिंग पहुंच गए, फिर मैं सेक्शन ए पे स्विच कर गई। वहां भी जो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये एक बार में हो जाएगा, पहले बायोलॉजी के क्वेश्चंस वो किए सारे। फिर जो फिजिक्स मैंने जिन टॉपिक से पढ़ा था, फिर उसके बाद एंड में मैंने जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ट्राई किए थे, क्योंकि उनमें मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ ऐसा है नहीं, आपको वो ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपने जो किया है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम्म। वो ट्राई किया, जो हो रहे थे वो एक गो में मैंने किए। मैंने ज्यादा ऐसे दिमाग नहीं लगाया उसमें कि उसी में लगे पड़े हैं एक क्वेश्चन में। कई क्वेश्चंस तो मतलब मैम ऐसे थे जैसे मैंने जो पढ़े थे उसी में से थे, लेकिन वो हो नहीं रहे थे, तो अच्छा। मैंने उनको स्किप किया, वो टाइम कंज्यूम कर रहे थे, तो उनको स्किप कर दिया। और फिर अल्टीमेटली सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 60, हाँ सेक्शन हाँ। ए में इट वाज 33। और मैम इतने स्क्रीनिंग के बाद भी ना एक क्वेश्चन सेक्शन बी से नेगेटिव हो गया, और एक क्वेश्चन एक मतलब सेक्शन ए से हो गया, फिर भी तो वो बहुत कम यस नेगेटिव किए, लेकिन मतलब आपने सिर्फ दो ही नेगेटिव किए, एक सेक्शन बी में एक सेक्शन ए में। इसमें मैंने अटेम्प्ट ही 213 मार्क्स का किया था। उसमें ओके। से एक 4 नंबर का उधर हो गया, और एक मतलब एक क्वेश्चन सेक्शन ए में हो गया। मतलब इस बार एक्यूरेसी मतलब बहुत ज्यादा थी। जो मतलब मैं जो मॉक्स देती थी ना मैम, उनमें मेरी एक्यूरेसी इतनी खराब रहती थी, स्पेशली जब मैं पूरे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देती थी, तो जो बायो वाले तो सही जाते थे, और जो फुल लेंथ देती थी उसमें या तो सेक्शन ए मिस हो जाता था या सेक्शन बी मिस हो जाता था, या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव चले जाते थे। बट अच्छा, वहां पे ये गलती नहीं हुई मेरी, ये हुआ। तो कैसे इम्प्रूव किया, ये चीज कैसे इम्प्रूव किया आपने श्रीनिधि? मैं मतलब मैंने टेस्ट बहुत ज्यादा दिए थे, और मतलब जो ऐसे होता था ना कि जो मतलब मुझे देने चाहिए वो भी दिए थे, जो मुझे नहीं देने चाहिए वो भी दिए थे। तो जैसे अब मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ा, तो वहां पे हमारे बहुत सारे टेस्ट होते थे, और जो हमारे लेवल से बहुत ऊपर भी थे। तो हाँ। कई बार ऐसे होता था, हाँ, तो मैम जैसे मैं क्वेश्चन पूछती थी तो कई बार मेरे को ऐसा लगता था ये मेरे को आ नहीं रहा है। तो मैं ये बोलूंगी कि जैसे टेस्ट तो देने चाहिए, आप ऐसे मत देखो कि ये हमारे लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, क्योंकि ये भी है ना कि आप उसमें दिमाग चला रहे हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वहां भी कई बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन इजी आता है, लेकिन आपको उसमें दिमाग वही, आप उसको वहां क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे उसमें शायद यही बेनिफिट हुआ एग्जाम में भी, कि मेरा जो क्वेश्चंस थे उनमें दिमाग में चला पा रही थी, वो जो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो टेस्ट मैंने भर भर के टेस्ट दिए थे सारे, चाहे वो गेट एक्सेल का है, चाहे मैंने उनमें से एग्जाम कोई नहीं दिया, पर चाहे गेट एक्सेल का है, चाहे किसी और, वो प्रैक्टिस सेशन भी किए थे, जो जितने आपने प्रैक्टिस सेशन लिए, चाहे वो इवन जैसे टीपीटी जेआरएफ के जो थे ना, हम्म। क्योंकि हमारा बायोटेक सब्जेक्ट था, तो वो भी जो पुराने पढ़े थे वो भी सारे देख डाले, कि उनमें से कुछ उनसे भी मतलब बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, वहां से मिलती है। तो मतलब इन शॉर्ट आपका जो कंप्लीट कोर्स था उसमें सब कुछ थे, सारी टेस्ट सीरीज थी, सीयूईटी की थी, गेट की थी, आईआईटी जैम की थी, गैट बी की थी, टीआईएफआर की थी, आपने सारे के सारे टेस्ट दिए, प्रैक्टिस सेशंस उसमें सारे थे क्योंकि ये सारे कोर्सेज का था, वो सारे हाँ, सब्जेक्ट्स का था, एग्जाम्स का था, तो आपने सारे वो भी दिए प्रैक्टिस सेशन, और हाँ, वो आपको बहुत सारे हेल्प। मतलब टेस्ट दिए। हाँ, हाँ। और मतलब जैसे अब नहीं आ रहा है ना, तो जैसे उस दिन बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते थे, तो उसी दिन अब मुझे क्लास में जाना होता था, क्योंकि मैं क्लास कभी लाइव अटेंड नहीं करी, मैंने कभी नहीं करी वो। मैं बस एंड में आती थी और अपना डाउट्स पूछ के, और बच्चे जो डाउट पूछते थे ना वो भी सुन के, हाँ और हाँ। उसके बाद मैं अपने डाउट वहीं पे क्लियर करके, और उसके बाद मैं एंड करती थी अच्छा क्लास को। अच्छा। लेकिन कभी लाइव क्लास अटेंड नहीं करी, बस खाली वो अपने डाउट पूछने के लिए आती थी मैं। अच्छा। यस। ओके। ठीक है, तो ये मुझे नई बात पता चली कि आप सिर्फ डाउट पूछने आते थे, क्योंकि मुझे हर क्लास में आप दिखते थे डाउट पूछते हुए, तो मुझे लगा आप लाइव क्लास अटेंड करते हो, बट ठीक है अगर। मैंने प्रैक्टिस सेशन सारे लाइव अटेंड किए हैं, क्योंकि उसमें ना वो लगता था कॉम्पिटिटिव वाली हाँ वाइब आती थी, कि ऐसा फील होता था जब लीडर बोर्ड में नेम आता था, तो अपने आप में लगता था कि हाँ एग्जाम ही चल रहा है और इसको एक टाइम लिमिट के अंदर देना है। क्योंकि हाँ। वहां भी टाइम गेम है, क्योंकि मैं तो मुझे नहीं पता कि बच्चे कैसे इसको देखते हैं, बट मुझे तो गेट भी टाइम गेम ही लगा। क्योंकि वो मैं, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस को बहुत स्क्रीन कर करके बहुत ध्यान से, ताकि नेगेटिव ना हो, ऐसे देख रही थी।
और सेक्शन ए में भी, क्योंकि आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आते हैं उसमें, और जनरल एप्टीट्यूड तो है ही, आपको वो करना पड़ेगा, तो वो उसमें टाइम लगता है। हम्म। और सेक्शन बी आप भले ही उसमें फुल मार्क्स लेके आ रहे हो, लेकिन अच्छी रैंक आपको सेक्शन ए ही दिलाएगा, ये भी है। तो वो थोड़ा टाइम सिखाता है आपको, अगर आप उसमें प्रैक्टिस सेशंस को लाइव अटेंड कर रहे हो, क्योंकि वहाँ एक टाइम लिमिट होती है। तो मैम मुझे याद है, जैसे सारे बच्चे ना क्लास में बोल रहे होते थे, मैम टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैं ऐसे सोचती थी कि मैम ने अगर इतना टाइम दिया है ना, तो इसमें ही इसको पढ़ने की कोशिश करो और इसको करने की कोशिश करो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे कि उनको आपको पढ़ के एनालाइज करना है, क्योंकि आप गेट के भी क्वेश्चन कराते थे, और फिर जो नेट के भी क्वेश्चंस होते थे उसमें कुछ जो हमारे लेवल पे आप जो लेके आते थे, जो भी होते थे, तो वो पढ़ के, क्योंकि वो लेवल होता था उन क्वेश्चंस का, तो वो पढ़ना भी है, फिर उनके ऑप्शंस, कई बार ऐसे होता था क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शंस नहीं पढ़े, और ऐसे होता था। लेकिन हाँ, तो वो मजा आता था बहुत। तो ये जो पोल वाली चीज है, ये आपको बहुत मजा आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मजा आता है इसमें कि टाइमर लगाओ, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट फटाफट, मतलब वो गेम की तरह देखने लग जाते हैं, जो मुझे लग रहा है आपने भी देखा। यस मैम। सो तो श्रेणी। और बच्चों का कितना आ रहा है, ये भी वो थोड़ा रहता था, तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा। और एक और चीज थी मैम, जब भी मैं बैठती थी ना, मतलब प्रैक्टिस सेशन में, तो मैं कभी भी उस यूनिट को रिवाइज करके नहीं बैठती थी। अच्छा। मैंने कभी वो, हाँ मतलब जैसे बहुत से बच्चे बोलते थे, जैसे आपने रैंडम कोई प्रैक्टिस सेशन दे दिया, तो बहुत से बच्चे ना ऐसे बोलते थे, मैम आपने ये दे दिया, हमने इसको रिवाइज नहीं किया। और हाँ। जैसे मुझे अगर पता भी होता था ना, वो एक दिन पहले शेड्यूल हो गया है या 2 दिन पहले से हमें पता है, मैं तो अभी उसको रिवाइज नहीं करती थी, क्योंकि एक बार ये पता रहना चाहिए तो हमारा दिमाग में कितना रिटेंशन हो रहा है उस टॉपिक का। तो मैं हम्म। कभी उस टॉपिक को रिवाइज करके नहीं बैठती थी, चाहे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे गलत हो रहा है, तो मेरे को ये भी पता रहती थी कि मुझे इसमें कितना याद है, कितना याद नहीं है। तो मैं उसके हिसाब से भी अपने आप को थोड़ा जज कर लेती थी कि अरे ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा, या फिर ये आता है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसके लिए बस। सो आकांक्षा, मुझे ये भी पूछना है आपसे कि प्रिपरेशन के टाइम पे आपने जब तैयारी की तो सिर्फ और सिर्फ जो बंसल बायोलॉजी पे कंटेंट मिल रहा था वही देखा, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक वगैरह भी रेफर की थी? नहीं मैम, स्टैंडर्ड बुक कोई रेफर नहीं की। और स्टार्टिंग में जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि हम थोड़ा और पढ़े, तो मतलब मैंने आपसे जैसे सुना था कि आप पाथ फाइंडर देख सकते हो, तो स्टार्टिंग की 1-2 यूनिट जैसे जो आप टॉपिक्स आपने पढ़ाए थे, तो बायोकेमिस्ट्री और सेल बायो के कुछ कुछ टॉपिक्स किए थे, लेकिन फिर वही है ना, एंड में थोड़ा हेक्टिक हो गया, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर करने हैं, सब कुछ पढ़ना है। और फिर मैंने अगेन वही सितंबर में स्टार्ट किया था। और एक पॉइंट ये भी है, मतलब कि जैसे एक होता है ना कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही एक, आप टीचर से पढ़ रहे हो और आपके या फिर बेसिक्स क्लियर है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे ऑलरेडी आती थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। कई बार ऐसे होता था, मुझे पहले गलत पता था, फिर मुझे बाद में सही पता चली, तो मुझे उसको वो थोड़ा करने में, एनालाइज करने में, कि हाँ मुझे गलत पता थी, एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम होती थी। ऐसा लगता था कि ये तो जिनको पहले से आता है उनको दोबारा करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो, हम्म। हाँ, तो मुझे था कि मुझे पहले लेक्चर्स पे फोकस करना है, रिवीजन करना है, और अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता था कि ये समझ नहीं आ रहा, तो वो मैं पाथ फाइंडर से दोबारा देख लेती थी, अच्छा। ऐसे करती थी। हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक कोई ऐसा नहीं थी। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना, जब शुरू शुरू में आते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे अरे हम तो बहुत पढ़ सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, हमें और बुक्स देखते हैं। पर धीरे धीरे जब यूनिट्स जाती है ना, तब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि भाई इतना कवर कर लो, जो लेक्चर्स में उतना कवर कर लो, वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि आपके पास समय उतना, रहेगा ही नहीं। हाँ, और मैम रिवीजन भी करना है, एक बार को सिर्फ समझ आ जाती हैं चीजें, लेकिन जो रिवीजन में जो बैंड बचती है वो भी अलग है, क्योंकि वो भूल जाते हैं। जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं, तो वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो हाँ। वो भी आपको रिवाइज करना है, साथ ही साथ फिर आपको मतलब प्रैक्टिस भी देनी है, क्योंकि जैसे जनरल एप्टीट्यूड है या फिजिक्स है, आप जितना भी करके जा रहे हो, आपको बिना प्रैक्टिस के खाली लेक्चर्स मतलब देखने से नहीं होगा। और हम्म। उसमें तो पेन भी चलाना होता है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो उसमें और ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड बुक करने जा रहा है, या फिर उसका बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर है, उसे और चीजें आती हैं, तो मे बी, लेकिन मैंने तो नहीं किया, क्योंकि मेरा तो खुद ही वो पहले बेसिक्स करना था सारा, और फिर और भी सब्जेक्ट्स थे वो भी सब हिले हुए थे। मैथ्स तो 10th के बाद नहीं था, भले ही वो इजी था, लेकिन स्टिल वो किया नहीं कभी, तो दोबारा करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने स्टैंडर्ड बुक वगैरह नहीं। और अब आपने नोट्स बनाए थे, या जो मैं नोट्स देती थी उन्हीं का ही प्रिंट आउट निकाला था? नहीं मैम, नोट्स बनाए थे मैंने, और मैं तो मैम सबको सजेस्ट भी ये करूंगी कि नोट्स बनाए, एक बार रिवीजन तो उसी में हो जाता है।
जैसे क्योंकि मैं रिकॉर्डेड देखती थी, तो जो आप कराते थे, जैसे 1.5 घंटे का लेक्चर है तो मुझे 2 घंटे लगते थे, कई बार ज्यादा लग जाते थे। तो जो आपने करा तो, और आपको ये भी पता चलता है नोट्स बनाते टाइम कि अभी आपको समझ आया है ये कि नहीं आया, क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे जब पता चलती थी जब मैं नोट्स बना रही होती थी कि ये तो समझ ही नहीं आया, ये मिस हो गया। और मतलब हैंड रिटन नोट्स से ही फिर थोड़ी लगता है कि हाँ कुछ पढ़ा है। प्रिंट आउट में तो मैम मतलब ऐसा लगता है कि एक बार का रिवीजन मिस हो गया। अच्छा। तो हाँ मतलब मैम हंड्रेड, किसी के पास टाइम कम है तो वो प्रेफर कर सकते हैं, पर मेरे पास टाइम था, तो सितंबर में स्टार्ट किया था, तो इतना टाइम था कि मैंने साथ के साथ नोट्स बनाए थे। और श्रीनिधि, अब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कैसे टाइम टेबल रखते थे? चारों सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलते थे, या कुछ सब्जेक्ट को रखा है फिर कुछ सब्जेक्ट को कभी और पढ़ा है, कैसे करते थे? मैम बायो का तो रोज का था कि वो रोज पढ़नी है, और जो रिवीजन था ना उसका ये था कि मैं रिवीजन साथ के साथ लेके चल रही थी, चाहे वो फिजिक्स का था चाहे केमिस्ट्री का था, मैंने जो पढ़ा उसको मैं एक पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज कर रही थी। तो जैसे बायो मैं डेली पढ़ती थी, उसमें कुछ स्किप नहीं करती थी मैं। और जनरल एप्टीट्यूड मैंने सबसे एंड में जाके किया था, 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पता है ये प्रैक्टिस मांगेगा, तो एंड में मैं उसको प्रैक्टिस करके, फिजिक्स मैंने साथ की साथ की थी। और जो लेक्चर होता था वो लेक्चर देखती थी मैं, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे सर असाइनमेंट्स भी देते थे कुछ, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, फिर जो क्वेश्चन सर ने कराए होते थे ना, तो जैसे रिवीजन के टाइम पे मैं उन्हीं को दोबारा कर लेती थी, क्योंकि मुझे ये था कि इससे ज्यादा हमारे लिए नीडेड भी नहीं कि मैं और क्वेश्चन देखूं या कुछ करूं। और क्या, बट हाँ किया था, साथ नहीं किए थे सारे सब्जेक्ट, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट एक साथ, जैसे बायो तो डेली चलता था, उसके साथ 3 दिन फिजिक्स किया है, फिर जनरल एप्टीट्यूड 3 दिन किया है, तो उससे ये रहता है कि आपका वो साथ में चल भी रहा है, रिवाइज भी हो रहा है और सब साथ में कवर भी हो रहा है। और आपने बेसिकली एक चैप्टर को कितनी बार रिवाइज किया होगा, ऐसे कोई नंबर है कि हाँ यार इतनी बार रिवाइज किया चीजों को? काफी बार, मतलब ऐसे होता था ना, जैसे काफी बार ही रिवाइज किया, फिर जैसे लिखने में हो गया, फिर जैसे मेरा सेल बायोलॉजी पूरा यूनिट खत्म हो गया, तो मैंने उसको एक रिवीजन फिर से दिया है। फिर जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया और सेल बायोलॉजी दोनों हो गए, तो मैंने उन दोनों यूनिट्स को एक रिवीजन और दिया है। तो मतलब बहुत बार हो गया होगा। और जैसे जो एग्जाम देने से पहले भी, जैसे सीयूईटी के एग्जाम के कितने दिन बाद था, 20 डेज बाद था, 20 और समथिंग, क्योंकि 27 को था शायद लाइफ साइंसेज का, और उसके कुछ 21-22 दिन बाद था एग्जाम। तो मैं जो करती थी ना, मैं जैसे मैंने पूरे 22 दिन का शेड्यूल बनाया हुआ था, इस दिन ये वाली यूनिट, इस दिन ये वाली यूनिट, तो और 20 दिन में वो खत्म करना है। और फिर जो 2 दिन बचे उसमें, क्योंकि मैंने जो 20 दिन रिवाइज किया, तो मैं स्टिल कुछ ऐसी चीजें थी जो मेमोरी बेस थी, भूल जा रही थी। 2 दिन वो ऐसी चीजें का मैंने पूरा वो लिख रखा था कि ये चीजें मुझे 1-2 दिन पहले रिवाइज करनी है, और फिर एक दिन पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, पूरा एकदम रिलैक्स। तो मतलब बहुत सारा रिवीजन किया है सीयूईटी से पहले, जैसे पहले मैंने बायोकेमिस्ट्री का भी दिया था सीयूईटी का, हालांकि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रिपेयर नहीं किया, जो यूनिट्स हमारे बैच में हुई थी उसी से दिया। तो सीयूईटी का उसका दिया था बायोकेमिस्ट्री का, तो वहां पे बायोकेमिस्ट्री 3-4 बार रिवाइज करके गई थी उससे पहले मैं। और फिर 10 दिन का गैप था लाइफ साइंसेज में, तो लाइफ साइंसेज में क्योंकि पूरा है, तो उन 10 दिन का एक अलग से प्लान बनाया था कि इन 10 दिन में पूरा रिवाइज करना है मैंने जितना भी पढ़ा है। फिर उसके बाद जो था 20 दिन का, एक अलग से प्लान बनाया था कि उसमें ये पूरा मुझे दोबारा से रिवाइज करना है। तो मतलब कई बार, बहुत बार रिवीजन किया। जैसे यूनिट कंप्लीट हो गई तो एक रिवीजन दिया, और अभी जैसे कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं करना, तो अभी फ्री हो तो उस टाइम पे रिवीजन दिया। क्योंकि मैम बायो इस सब्जेक्ट की, और मैम एक और जो पॉइंट है कि बायो जैसे लोग बुक खोल के ऐसे रिवाइज करते हैं, तो जैसे अब मैंने कई बार अगर वो यूनिट रिवाइज कर लिया तो मैं उसको लिख के रिवाइज करती थी। अच्छा। तो मैंने 1-2 बार कुछ यूनिट्स लिखी हैं, लिख के रिवाइज की कि मुझे याद है कि नहीं है। और जैसे जितना नीडेड नहीं था फिर उतना भी, कि जैसे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, तो वो मैंने बना बना के देखा है कि इसको, क्योंकि जैसे अभी कोई, आपने अमाइनो एसिड का नाम लिया तो वो ऐसे माइंड में आना चाहिए कि अच्छा वो ये वाला है, हाँ, हाँ, इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे लिख के भी किया है थोड़ा, तो रिवीजन कम से कम मैम 7-8 टाइम्स हो गया होगा पूरा सारी यूनिट्स का। तभी वो चीजें इतनी आपको अच्छे से दिमाग में रहेंगी, तो आपको याद आ गया होगा, अरे इस पेज पे इस जगह पे मैंने ये लिखा था, आपके इमेज में, यस आपके मैम, दिमाग में इमेज बनने लग गई होगी। यस मैम, यस मैम। मैं हमेशा यही कहती थी कि इतना रिवीजन करो कि नोट्स आपके दिमाग में छप जाए कि अरे यार वहां पे ये लिखा था, ये लिखा था, मुझे याद है क्या हुआ था। सो और यस मैम, कुछ श्रीनिधि, कुछ ऐसे ही सीन था जब मैं एग्जाम दे रही थी कि अरे हाँ ये तो था।
तो बस टेस्ट और रिवीजन दोनों ने बहुत हेल्प किया। सो श्रीनिधि, अब क्या प्लान है? मतलब अब आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, तो व्हाट्स योर प्लान? आप क्या क्या सोच रहे हो? मैम जो मेरा है, क्योंकि आई एम नॉट स्पेसिफिक कि मुझे क्या करना है, मुझे अभी इतना नहीं पता है। और मैम रिसर्च के बारे में जैसे कॉलेज में हमारा कोई बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं रहा, तो हमें उसमें भी लैब वगैरह से इतना वो नहीं है। तो मेरा पहले तो प्लान है कि आरसीबी में मैं चाहूँ, क्योंकि वहां मुझे थोड़ा रिसर्च के बारे में एटलीस्ट पता तो चलेगा कि होता क्या है। और दूसरा है कि अगर इंटरव्यू अगर नहीं होता है या जो भी रीजंस होते हैं अगर नहीं है, तो फिर मेरा जेएनयू है, क्योंकि वहां से भी मैंने जैसे बहुत सर्च किया है, तो उनमें बेसिक रिसर्च के बारे में बहुत बता दें कि वो काफी अच्छा है। वहां भी मतलब जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट में 6 मंथ्स का डिसर्टेशन होता है लास्ट में, वहां पे जैसे 1 साल का होता है ऐसा कुछ, मतलब वो नेक्स्ट सेकेंड ईयर में से ही आपको वो स्टार्ट करवा देंगे, तो वहां भी काफी है। तो पहले उसको समझना है मास्टर्स में कि ये अपने लिए है कि नहीं है, क्या है। उसके बाद में जो भी, नॉट डिसाइडेड येट। तो बहुत ही अच्छा प्लान है। आरसीबी और जेएनयू दोनों ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है और डेफिनेटली आपको बहुत रिसर्च एक्सप्लोजर मिलेगा वहां पे। सो श्रीनिधि, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी तैयारी के 3 कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको लगे कि हाँ यार, इन्होंने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की है? कोई भी 3 चीजें जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बूस्ट का काम की हो? मैम पहला कि जो मैंने जो भी पढ़ना स्टार्ट किया वो मैंने बहुत क्लियर पढ़ा। कि हम्म। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं, जो हाँ। कि लास्ट ईयर मेरे साथ स्टूडेंट हुई, आई वॉज वेरी कंफ्यूज। और दूसरी चीज, रिवीजन मेरा और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत रिवीजन किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत किया है, और मैंने टेस्ट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं। गेट एक्सेल के, गेट बीटी के, जो उनके भी मॉक टेस्ट थे हमारे उस पर अवेलेबल, तो वो भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल थे, तो वो सारे किए हैं, टेस्ट दिए हैं। और तीसरा की कंसिस्टेंसी, मतलब जैसे मैंने ना एक भी दिन ऐसे नहीं छोड़ा कि उस दिन मैंने कुछ पढ़ा ना हो। अच्छा। तो मतलब वो सारा, जैसे तबीयत किसी दिन खराब भी होती थी ना, और जैसे अभी मैं खुद से रिवाइज नहीं कर पा रही या कुछ खुद से नहीं कर पा रही, तो मैं करती थी, मेरे पास जो रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो वो मैं सुन लेती थी, क्योंकि वहां एफर्ट्स कम है अपना। तो हम्म। अगर जैसे बीमार है या कुछ नहीं कर सकते, तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेती थी कि हाँ वो मतलब दिमाग में कुछ जाना चाहिए। तो एक भी दिन स्किप नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, और बस क्लैरिटी से पढ़ाई, सब कुछ बहुत क्लियर पढ़ा मैंने। जो अगर मुझे नहीं आ रहा है कि ये क्या था क्या नहीं था, तो मैंने वो फिर स्किप कर दिया कि छोड़ो उसको। तो बस यही था। और श्रीनिधि, अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहो? हाँ बस मैं मैसेज तो बस यही देना चाहूंगी कि कंसिस्टेंटली पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एकदम से 2-4 दिन इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं और फिर एकदम ही उसको कुछ नहीं करते, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और मतलब टेस्ट तो जितने ज्यादा दे सकते हो उतने ज्यादा टेस्ट दो, डाउट्स क्लियर रखो, कंफ्यूजन में मत रहो, सारे डाउट्स अपने क्लियर करके चलो साथ के साथ, क्योंकि वो एंड में फिर जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि, तो इससे अच्छा है कि आप साथ के साथ अपने जितने डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करके चलो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, और तो सब हो जाएगा एट एंड। सो अब लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये है कि बंसल बायोलॉजी के साथ आपने प्रिपेयर किया, तो अगर आप अपनी पूरी जर्नी को, बंसल बायोलॉजी के साथ की पूरी जर्नी को एक लाइन में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो, तो आप क्या बोलोगे? मैम इट वाज टू फन, मतलब इतना मजा आया मुझे कि एंड में जब मेरा बैच टर्मिनेट हो गया था, तो आई वाज क्रेविंग फॉर द बैच कि अरे यार ये तो, क्योंकि मैम जैसे कुछ मुझे ना बच्चों के भी इंसिडेंट्स बहुत सारे याद हैं। जैसे एक जो थे जो जिनसे मैंने मतलब पढ़ना सीखा, वो थे एक सयान भैया करके थे, शायद वो हमारे सीनियर थे। तो हाँ। मैम कई बार वो भी बहुत क्वेश्चंस पूछते थे। तो जैसे वो जब एंड में क्वेश्चन पूछते थे, तो मैम एक बार ऐसे मैं क्लास देख रही थी, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैम उस वाले पेज पर एक इमेज है, तो मैम वो इमेज हमको समझ नहीं आया। तो मैम मैं अपने आप से पूछ रही थी, मुझे तो वो इमेज याद भी नहीं है, और इनको इतना इतना डिटेल में ये पढ़ते हैं। तो उनको देख के भी बहुत लगता था, और वो उनसे मुझे ये लगता था कि हेजिटेट मत करो किसी चीज हाँ। को पूछने में, उनको जब तक समझ नहीं आता था ना, वो जब तक पूछते थे लास्ट तक, तो मुझे ये लगता था कि हाँ मेरे को भी इन्हीं की तरह पढ़ना है। और जैसे बैच में बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, तो वो मतलब बहुत, उसमें बहुत मजा आता था। और ये सब ना एंड में ही होता था, जब मैं, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस में एंड में, क्योंकि एंड में क्या होता है सब फ्री हो गए, तो वहां बातें चलती थी, आपको कोई डाउट पूछना है, बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होते थे, बहुत सारे बच्चों से बात होती थी।
तो कभी ऐसे लगा नहीं कि हाँ हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कि हम घर पे बैठे हुए हैं। तो इट वाज लाइक कि हाँ हम अपने ऑफलाइन क्लासरूम में ही हैं। तो वो पूरा जर्नी जो था, इट वाज लाइक कि स्कूल का ही क्लास है। और एंड में उतना ही दुख हुआ जैसे क्लास एक जाती है ना, कि क्लास टर्मिनेट होता है, ऐसा ही लगा था बिल्कुल एंड में। पूरा एक माहौल बस बन जाता बहुत है ना मजा एंड में, क्योंकि बच्चे फ्री हो आया। गए, हाँ, उन्होंने पढ़ लिया, 1.5 घंटे पढ़ लेते थे, अब उनका दिमाग सैचुरेट हो गया, अब उन्हें बातें करनी है तो बातें करते थे, डाउट्स पूछते थे, तो पूरा एंजॉय करते थे लास्ट में। मतलब वो पढ़ने में मजा आया, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, कि पढ़ने में, क्योंकि जैसे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते थे, आ, या फिर ऐसे भी शेयर करते थे कि बहुत से बच्चे की अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो वहां से उनसे भी, उनका सुन के भी बहुत कुछ गाइडेंस मिल जाती थी। जैसे कई हाँ। बार ऐसा होता था जो अपना डाउट है ना वो बच्चे पूछ लेते थे। तो हाँ। ऐसा लगता था कि हाँ सबके साथ ये चीजें चल रही हैं, आप अकेले नहीं हो। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम मतलब सही नहीं कर रहे हैं, हमारे नेगेटिव बहुत जा रहा है, तो बहुत बच्चों का सेम डाउट होता था कि मैम नेगेटिव बहुत हो रहे हैं, उनको कैसे सही करना है। तो वहां से पॉजिटिविटी बहुत आती थी कि सारे बच्चे इसी के थ्रू जा रहे हैं, तो यही जर्नी है बस, तो आपको भी बस ऐसे ही करना है। कि हम अकेले तो नहीं बस है, बहुत सारे के मजा सारे आया। सेम बोट पे हैं। हाँ, तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा मजा आया, वो जो एंड में कॉन्वर्सेशन होता था ना। तो अगर कोई क्लास मतलब बहुत टायरिंग भी है, जैसे कभी मन भी नहीं कर रहा, तो जो एंड में कॉन्वर्सेशन चलती थी, उसमें फिर सब कुछ दूर हो जाता था, उसमें मजा आ जाता था। चलिए, मुझे खुशी है श्रीनिधि कि आपने बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आप आगे जब CSIR के लिए भी प्रिपेयर करें तो आप इसी एंथुसियाज्म हम्म। और इसी खुशी के साथ प्रिपेयर करें, एंड आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने, या जीवन में आपको जो भी करना है आप जरूर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट श्रीनिधि, एंड टेक थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। मैम। थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। गॉड आज ब्लेस। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम टू वे बात करके। कॉन्वर्सेशन सिर्फ फोन पे होती है, जब भी हम क्लास में होते हैं, हाँ, सब सामने यस सामने बात मैम। कर रहे हैं, तो फिर। और मतलब मैम अभी तक जैसे इंटरव्यूज देखे थे बच्चों के, कि मैम पूछ रही है, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में हमें भी नहीं पता होता कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू देखे हैं कि उन्होंने क्या किया है, कैसे बच्चे, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया है। तो अभी जब मैं खुद दे रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, स्पेशली क्योंकि मतलब अ, इतना मुझे लगा नहीं था इतना हो पाएगा। ये था क्योंकि स्टार्टिंग से कुछ क्लियर भी नहीं था कि करना क्या है, और ना चीजें इतनी बेसिक्स ही क्लियर नहीं थी, मैं तो ये बोलूंगी। तो ये थोड़ा बड़ी चीज हो जाती है एकदम से, कि आप संबंध के इतना हो गया। आपने इतनी मेहनत किया, आपके लिए प्राउड मोमेंट है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और आज आपने गैट भी इतने अच्छे रैंक से निकाला है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, इट्स इट्स प्राउड मोमेंट फॉर यू, एंड आपने बहुत मेहनत की होगी, मैं कह सकती हूँ, मैंने देखा है, आई हैव सीन दैट, तो मैं आराम से कह सकती हूँ कि यस, इसने बहुत मेहनत की थी। सो थैंक यू सो मच। बाय श्रीनिधि, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।